हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में गणित का पहला पाठ वास्तविक संख्याएं के सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे। तो एक भी प्रश्न आप लोग इसकी मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज़ आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और हमारे वेबसाइट पे ऑनलाइन टेस्ट चल रहा है, तो अभी तक आप टेस्ट नहीं दिए हैं तो टेस्ट दे लीजिएगा। अगर आपको टेस्ट देने नहीं आता है तो वीडियो के लास्ट में हम आपको बताएंगे कि आप लोग टेस्ट कैसे दे सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या है। इसमें से आपको बताना है कि कौन अपरिमेय संख्या है। तो जो अपरिमेय संख्या होता है उसमें रूट और पाई रहता है। जिस भी संख्या में रूट और पाई रह जाता है वो अपरिमेय संख्या हो जाता है। हम यहाँ पे एक संख्या ले रहे हैं √2 और यहाँ पे √4। तो यहाँ पे देखिए √2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसमें रूट रह जाएगा। और जब भी किसी संख्या में रूट रह जाता है वो अपरिमेय हो जाता है। तो यहाँ पे √2 क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए √4 है, तो √4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है। तो इसमें से रूट हट गया, और जब इसमें से रूट हट जाएगा तो ये कौन सी संख्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। तो बस आपको ऐसे ही पता करना है। एक और संख्या ले रहे हैं यहाँ पे 6 पाई और यहाँ पे 5 पाई बट्टा 3 पाई। तब इसमें आपको देखना है, यहाँ पे देखिए इसमें भी पाई है और इसमें भी पाई है। तो यहाँ पे जिस भी संख्या में पाई रह जाता है वो अपरिमेय हो जाता है। तो यहाँ पे 6 पाई है तो इसमें पाई रह जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे अपरिमेय हो जाएगा। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे पाई से पाई क्या हो जाएगा, कट जाएगा, इसमें से पाई हट जाएगा। और 5/3 कौन है, परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे 5/3 परिमेय संख्या हो जाएगा, यानी 5 पाई बटा 3 पाई परिमेय हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे 6 पाई क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन है √25 और √25 का वर्गमूल कितना होता है, 5 होता है। तो जब इसका वर्गमूल निकलेगा तो इसमें से रूट हट जाएगा, तो ये कौन सी संख्या हो जाएगा, यहाँ पे परिमेय संख्या हो जाएगा। यहाँ पे है √49 का वर्गमूल कितना होता है, तो 7 होता है। इसमें से भी रूट हट गया, ये भी क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। और यहाँ पे देखिए √9 का वर्गमूल कितना होता है, 3 होता है। और इसमें से भी रूट हट गया तो ये भी परिमेय हो गया। लेकिन यहाँ पे √7 है, √7 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसमें रूट रह जाएगा। और जब भी किसी संख्या में रूट रह जाता है तो क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या है। तो √7 क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 2 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। इसमें से आपको बताना है कि कौन परिमेय संख्या है। तो सबसे पहले ए वाला ऑप्शन चेक करेंगे। तो यहाँ पे है √49/64। तो 49 का वर्गमूल कितना होता है, 7 होता है। और 64 का वर्गमूल कितना होता है, 8 होता है। तो ये रूट से बाहर निकल गया, तो ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अब हम यहाँ पे बी वाला ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। तो √81 का वर्गमूल कितना होता है, 9 होता है। और √11 का वर्गमूल नहीं निकलता है, तो ये रूट में रह जाएगा। तो जो भी संख्या रूट में रह जाता है वो अपरिमेय हो जाता है। अब हम यहाँ पे सी वाला ऑप्शन चेक करेंगे। तो √63 का वर्गमूल नहीं होता है, तो रूट में ही रह जाएगा। और √64 का वर्गमूल 8 होता है, तो इसमें भी एक रूट रह गया, तो ये भी अपरिमेय हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए √31/51, इन दोनों का वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो ये भी रूट में रह जाएगा, तो ये भी अपरिमेय हो जाएगा। तो इसमें परिमेय कौन है, तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 3 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या है। इसमें से आपको बताना है कि कौन अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे देखिए ए वाला ऑप्शन है 1/√3। तो यहाँ पे देखिए √3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसमें रूट रह जाएगा, तो ये कौन सी संख्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए जो 4 है ये क्या है, परिमेय संख्या है। और √16 का वर्गमूल कितना होता है, 4 होता है, तो ये भी परिमेय संख्या होगा। और यहाँ पे देखिए 1/4 है, तो √4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है, तो ये भी परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या है। तो 1/√3 अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 4
4 नंबर प्रश्न है कि 3√3 एक संख्या है। ए ऑप्शन है परिमेय संख्या, बी ऑप्शन है अपरिमेय संख्या, सी ऑप्शन है प्राकृतिक संख्या, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि 3√3 एक कौन सी संख्या है। तो यहाँ पे देखिए √3 है और √3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो इसमें रूट रह जाएगा, और जब भी किसी संख्या में रूट रह जाता है तो अपरिमेय हो जाता है, इसीलिए 3√3 अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 5 नंबर प्रश्न है कि √2 क्या है। यहाँ पे आपको बताना है कि √2 क्या है। तो यहाँ पे √2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसमें भी रूट रह जाएगा, और जब भी किसी संख्या में रूट रह जाता है तो अपरिमेय संख्या हो जाता है। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8789307304। इस पे आपको बोलना है कि सर हमें ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 6 नंबर प्रश्न है कि π/2 क्या है। यहाँ पे आपको बताना है कि π/2 क्या है। तो पाई एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, तो इसीलिए π/2 भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 7 नंबर प्रश्न है कि 6π/5π एक संख्या है। यहाँ पे आपको बताना है कि 6π/5π एक कैसी संख्या है। तो जो पाई होता है ये अपरिमेय होता है, लेकिन यहाँ पे देखिए पाई से पाई क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 6/5 कौन सी संख्या है, तो परिमेय संख्या है, इसलिए 6π/5π कौन सी संख्या होगा, परिमेय संख्या होगा, क्योंकि यहाँ पे पाई से पाई क्या हो जाएगा, कट जाएगा, पाई हट जाएगा। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न है कि 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घात होगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि जब आप 625 का आप अगर अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो इसमें 5 का घात कितना आएगा। तो 625 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये 5 से कटेगा, 5 एकम 5 और 5 दूना 10 और 5 25, ये 125 बार में कटेगा। फिर ये 5 से कटेगा, 5 दूनी 10, 5 25, और यहाँ पे देखिए फिर ये 5 से कटेगा, 5 25। तो यहाँ पे देखिए 5 कितना बार है, 1 2 3, यहाँ पे 4। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 5 के पावर 4, यानी 5 का यहाँ पे देखिए क्या हो गया कि 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घात कितना होगा। तो 5 का घात कितना होगा, यानी 4 होगा। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। जब भी ऐसा आपको प्रश्न दे कि 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घात कितना होगा, तो सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड आपको निकालना है, उसके बाद आपको देख लेना है कि इसका घात कितना आया है, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि 1440 में 2 का अधिकतम घात कितना होगा। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि 1440 में 2 का अधिकतम घात क्या होगा। तो सबसे पहले 1440 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 से कटेगा, 2 सते 14, 2 दूना 4 और यहाँ पे 0, फिर 2 से कटाएंगे तो यहाँ पे देखिए 2 तिया 6 और यहाँ पे गया 1 तो 12, तो 2 छक 12, ये 360 बार में कटेगा। फिर ये 2 से 180 बार में कटेगा, फिर 2 से ये 90 बार में कटेगा, फिर 2 से ये 45 बार में कटेगा, और यहाँ पे देखिए 3 से कितना बार में कटेगा, ये 15 बार में कटेगा, और फिर 3 5 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 15 हो जाएगा। तो 2 कितना बार है, 1 2 3 4 5, यानी 2 के पावर 5 गुणे 3 कितना है, तो 2 बार है, तो 3 के पावर 2 और 5 कितना है, तो 1 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 1। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि 1440 में 2 का अधिकतम घात कितना होगा। तो 2 का अधिकतम घात कितना होगा, 5 होगा। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगर इसी प्रश्न में पूछता कि 1440 में 3 का अधिकतम घात कितना होगा, तो 3 का अधिकतम घात कितना होगा, 2 होगा। अगर इसी प्रश्न में पूछता कि 1440 में 5 का अधिकतम घात कितना होगा, तो 5 के ऊपर कोई भी घात नहीं है, जहाँ पे कुछ भी नहीं होता है वहाँ पे 1 होता है, तो इसका आंसर हो जाता है 1। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 10
10 नंबर प्रश्न है कि दो क्रमिक सम संख्याओं का HCF क्या होगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि दो क्रमिक सम संख्याओं का HCF यानी मौसा क्या होगा। तो सम संख्या किसे कहते हैं, तो वैसी संख्या जो 2 से पूरी पूरी कट जाए उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ पे 2, 4, 6, 8, 10 ये क्या है, सम संख्या है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि दो क्रमिक, क्रमिक का अर्थ होता है लगातार, यानी दो लगातार अगर हम सम संख्या लेंगे तो उसका HCF यानी मौसा क्या होगा। तो 2 और 4 का हम यहाँ पे देखिए क्रमिक है, 1 के बाद है, 2 के बाद जो अगला सम संख्या आता है वो 4 होता है, और 4 के 2 और 4 क्या है, क्रमिक सम संख्या है। तो यहाँ पे 2 और 4 का मौसा निकालेंगे तो 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कटेगा तो कितना इसका मौसा आ गया, 2 आ गया। फिर यहाँ पे देखिए 6 और 8 क्रमिक सम संख्या है, तो 6 और 8 का भी मौसा निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 6 एकम 6, 2, और यहाँ पे आएगा अब ये 6, तो 2 तिया कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा। तो इसका भी मौसा कितना निकल रहा है, 2 निकल रहा है। तो इससे पता चलता है कि दो क्रमिक सम संख्याओं का HCF यानी मौसा कितना होता है, 2 होता है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर। 11 नंबर प्रश्न है कि दो क्रमिक विषम संख्याओं का HCF क्या होगा। यहाँ पे आपको बताना है कि दो क्रमिक यानी दो लगातार विषम संख्याओं का HCF यानी मौसा क्या होगा। तो विषम संख्या किसे कहते हैं, तो जो 2 से पूरा पूरा नहीं कटता है उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1 और यहाँ पे 3, उसके बाद 5, 7, उसके बाद 9 डॉट डॉट बहुत सारा होता है। तो बोल रहा है कि दो क्रमिक यहाँ पे विषम संख्याओं का HCF क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए दो क्रमिक यानी दो लगातार हम विषम संख्या ले रहे हैं और उसका मौसा निकाल रहे हैं। तो 1 तिया कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यानी मौसा कितना निकल गया, 1 निकल गया। अब यहाँ पे देखिए हम 5 और 7 ले रहे हैं, इसका मौसा निकालेंगे। तो यहाँ पे 5 बाहर 7 अंदर, तो 5 एकम 5 और यहाँ पे 2, और यहाँ पे देखिए 5 आएगा तो 2 एकम कितना हो, यहाँ पे 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा 1, और फिर यहाँ पे 2, तो 1 दूना कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पे भी देखिए मौसा कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, यहाँ पे भी 1 आ रहा है। तो इससे पता चलता है कि दो क्रमिक विषम संख्याओं का अगर HCF पूछेगा तो उसका कितना HCF होगा, 1 होगा। अगर दो क्रमिक सम संख्या पूछेगा तो सम संख्या का HCF कितना होता है, 2 होता है। तो इसे आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर। 12 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन अभाज्य संख्या है। इसमें से आपको बताना है कि कौन अभाज्य संख्या है, और ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। तो सबसे पहले समझिए कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो वैसी संख्या जो एक और खुद के सिवा किसी अन्य संख्या से नहीं कटता है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, यहाँ पे देखिए ये अभाज्य संख्या है। 2 किससे कटेगा, 1 से कटेगा, और ना ही तो खुद 2 से कटेगा, ये अन्य किसी संख्या से नहीं कटेगा। तो ये क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या हो जाएगा। 3 भी देखिए 1 से कटेगा, नहीं तो 3 से भी कटेगा, तो ये भी अभाज्य हो जाएगा। 5 देखिए 1 से कटेगा, नहीं तो 5 से कटेगा, ये अन्य किसी संख्या से नहीं कटेगा, ये भी अभाज्य हो जाएगा। 7 भी क्या होता है, 1 से कटेगा, नहीं तो 7 से कटेगा, ये अन्य किसी संख्या से नहीं कटेगा, तो ये भी अभाज्य हो जाएगा। लेकिन अगर हम 4 लेते हैं यहीं पे, तो 4 क्या होता है कि 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और खुद 4 से कटेगा। तो ये 1 और खुद के सिवा यहाँ पे 2 से कट गया, तो 4 यहाँ पे क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो 2 है ये 1 से कटेगा, नहीं तो 2 से कटेगा, ये अन्य से किसी संख्या से नहीं कटेगा, तो ये अभाज्य होता है। 3 भी अभाज्य होता है, 5 भी अभाज्य होता है, 7 भी अभाज्य होता है। लेकिन यहाँ पे 4 क्या हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा। तो एक प्रश्न पूछता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है, तो 2 होता है, और सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होता है, तो 4 होता है। इसे आपको याद रखना है। तो अब हम यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है कि निम्न में से कौन अभाज्य संख्या है। तो जो 8 है ये 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा और खुद 8 से कटेगा। तो ये एक और खुद के सिवा यहाँ पे 2 अन्य संख्या से कट रहा है, तो ये भाज्य संख्या होगा। और यहाँ पे 9 देखिए 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, फिर 9 से कटेगा, तो ये एक और खुद के सिवा यहाँ पे 3 से कट रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी यहाँ पे भाज्य संख्या हो जाएगा। उसके बाद 11 देखिए 1 से कटेगा, नहीं तो 11
से कटेगा, ये अन्य किसी संख्या से नहीं कटेगा, तो ये अभाज्य संख्या हो जाएगा। यहाँ पे 15 देखिए 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 5 से कटेगा, 15 से कटेगा, तो ये एक और खुद के सिवा यहाँ पे 3 और 5 से कट रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि निम्न में से कौन अभाज्य संख्या है, तो 11 क्या है, अभाज्य संख्या है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर। 13 नंबर प्रश्न है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। इसमें से आपको बताना है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए हम लिखते हैं 1 2 3 4 और यहाँ पे 5 हम लिखते हैं। अब देखिए जो 1 है ये ना ही भाज्य संख्या है ना ही अभाज्य संख्या है, इसे आपको याद रखना है, इसे आपको छांट देना है। उसके बाद यहाँ पे 2 देखिए 1 से कटेगा नहीं, तो ये 2 से कटेगा यानी खुद से कटेगा, यानी जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या वो क्या होता है, 2 होता है। और जो 3 होता है ये भी 1 से कटेगा नहीं, तो 3 से कटेगा, ये भी अन्य किसी संख्या से नहीं कटेगा, तो ये भी अभाज्य होता है। और यहाँ पे देखिए जो 4 है ये 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और 4 से कटेगा, यानी एक और खुद के सिवा यहाँ पे 2 से कट रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे भाज्य संख्या हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होता है, जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होता है वो 2 होता है, इसे आपको याद रखना है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होती है, तो 2 होती है, तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और यहाँ पे आपसे पूछे कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है, तो 4 होती है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। और जो 1 होता है ना ही ये भाज्य संख्या होता है ना ही अभाज्य संख्या होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर। 14 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन भाज्य संख्या है। इसमें से आपको बताना है कि कौन भाज्य संख्या है। तो जो 13 है ये 1 और 13 के सिवा किसी अन्य संख्या से नहीं कटेगा, तो ये अभाज्य संख्या हो जाएगा। 17 भी देखिए 1 और 17 के सिवा ये किसी अन्य संख्या से नहीं कटेगा, तो ये भी अभाज्य संख्या हो जाएगा। 19 भी 1 और 19 के सिवा अन्य किसी संख्या से नहीं कटेगा, ये भी अभाज्य हो जाएगा। लेकिन जो 20 है ये 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, 10 से भी कटेगा, 20 से भी कटेगा, यानी 1 और खुद के सिवा यहाँ पे इतनी संख्याओं से कट रहा है, तो ये भाज्य संख्या होगा। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर। 15 नंबर प्रश्न है कि दो लगातार सम, यहाँ पे देखिए दो संख्याओं का मौसा और लौसा क्रमशः 6 और 720 है। यदि पहली संख्या 54 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। और ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है, तो इसे आपको बिल्कुल ध्यान से समझना है। यहाँ पे दो संख्याओं का मौसा कितना दिया हुआ है, तो मौसा 6 दिया हुआ है, और लौसा कितना दिया हुआ है, तो 720 दिया हुआ है। और बोल रहा है कि पहली संख्या 54 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। तो यहाँ पे इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लॉ। यहाँ पे हम लिख देते हैं लॉ गुणे मौसा, ये फॉर्मूला होता है। अगर आपको नहीं पता है तो इसे आप लोग नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। यहाँ पे बोल रहा है पहली संख्या, तो पहली संख्या कितना है, 54 है, तो इसके जगह पे हम 54 लिख देंगे। और यहाँ पे आपको दूसरी संख्या निकालना है, तो दूसरी संख्या को वैसे ही छोड़ दीजिए। और लॉसा कितना दिया हुआ है, तो लॉसा 7, यहाँ पे 702 दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिख देंगे 702। और मौसा कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिख देंगे 6। अब यहाँ पे देखिए आपको दूसरी संख्या निकालना है, तो 54 इधर गुणा कर रहा है तो बराबर की इधर आके भाग करेगा। भाग करने का अर्थ ये बट्टा के नीचे चला जाएगा, यानी दूसरी संख्या बराबर 702 गुणे 6 और बट्टा के नीचे 54 हो जाएगा। अब इसे कटा दीजिए, 6 नवा कितना हो जाएगा 54, और 9 से इसे कटाइए, 9 सते 63, और यहाँ पे 7 गया तो ये हो जाएगा 72। 9 आठे कितना हो जाएगा 72, यानी दूसरी संख्या कितना निकल गया हमारा 78 निकल गया। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर। 16 नंबर प्रश्न है कि यदि a और 18 का लसा यहाँ पे 36 और मौसा 2 है तो a का मान ज्ञात करें। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे दो संख्या दिया हुआ है a और 18, यानी यहाँ पे देखिए पहली संख्या यहाँ पे a है और दूसरी संख्या क्या है 18 है। और इसका लौसा कितना दिया हुआ है 36 दिया हुआ है, और यहाँ पे मौसा कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है। तो बोल रहा है कि इस a का मान आपको निकालना है, तो वही फॉर्मूला लगेगा, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लॉ 100।
और गुणे क्या होता है, मौसा होता है। इसे आपको याद रखना है। और यहाँ पे देखिए पहली संख्या क्या है, ए है, तो यहाँ पे लिख देंगे ए। और दूसरी संख्या क्या है, 18 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 18। और लौसा कितना है, 36 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 36। और मौसा कितना है, 2 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 2। अब आपको ए का मान निकालना है, तो 18 इधर गुणा कर रहा है, तो इधर आके क्या करेगा, भाग करेगा। भाग करने का अर्थ ये बट्टा के नीचे चला जाएगा, तो ए बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 36 गुणे 2 और बट्टा के नीचे 18 हो जाएगा। और 18 दूनी कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो ए बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 2 गुणे यहाँ पे 2 है, तो 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी ए का मान कितना निकल गया, 4 निकल गया। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर। 17 नंबर प्रश्न है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर में यदि b बराबर 25, q बराबर 12, r बराबर 13 हो तो a का मान ज्ञात करें। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे a बराबर बी क्यू प्लस आर में यहाँ पे देखिए b बराबर कितना दिया है 25, q बराबर 12, r बराबर 13 दिया है। तो इस a का मान निकालना है, तो आपको क्या करना है, b के जगह पे b का मान रख देना है, q के जगह पे q का मान रख देना है, r के जगह पे r का मान रख देना है। तो यहाँ पे आपको a का मान निकालना है, तो इसको वैसे ही छोड़ दीजिए। बराबर है तो बराबर b का मान कितना है 25 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 25। और यहाँ पे देखिए b और q क्या है, गुणा में है, तो यहाँ पे दे देंगे गुणा। और q का मान कितना है 12 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 12। प्लस है तो प्लस r का मान कितना है 13 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 13। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे गुणा करा देना है 25 में 12 से, तो हम यहाँ पे 25 में 12 से गुणा करा देते हैं। 5 दूना 10 के 0 हाथ में लगा, 1 2 दूना 4 1 5। और यहाँ पे देखिए 5 एकम 5 और 2 एकम यहाँ पे 2, तो यहाँ पे 0। 5 दूना 10 के यहाँ पे देखिए 5 5 10 के 0 हाथ में लगा, 1 2 1 3, यानी 300 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे 300। और प्लस यहाँ पे 13 है तो 13। अब यहाँ पे देखिए ए बराबर कितना हो जाएगा, 300 में 13 जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा 313 हो जाएगा। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर। 18 नंबर प्रश्न है कि रूट 10 गुणे रूट 15 बराबर है। यहाँ पे आपको बताना है कि रूट 10 गुणे रूट 15 किसके बराबर है। तो इसे आपको क्या करना है, सबसे पहले गुणा करा लेना है। तो रूट 10 में रूट 15 से गुणा कराएंगे तो ये रूट 150 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है कि 150 का अभाज्य गुणनखंड करना है। ये 2 से कटेगा कितना बार में, तो ये 75 बार में कटेगा। फिर ये 5 से कटेगा तो ये कितना बार में कटेगा, 15 बार में कटेगा। और उसके बाद यहाँ पे देखिए 5 से ये फिर कितना बार में कटेगा, 3 बार में कटेगा। नहीं, इसका अभाज्य गुणनखंड कितना आया, 2 गुणे और यहाँ पे उसके बाद 3, उसके बाद यहाँ पे 5 गुणे 5। अब देखिए यहाँ पे 5 5 का जोड़ा लग रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, रूट से बाहर निकल जाएगा। 1 5 रूट से बाहर निकल गया। और रूट के अंदर यहाँ पे देखिए 2 गुणे यहाँ पे क्या बचेगा, 3 बचेगा। तो यहाँ पे 5 रूट 3 दूना कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा। यानी यहाँ पे देखिए आंसर हो जाएगा 5 रूट 6। यानी यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर। 19 नंबर प्रश्न है कि सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो अभी हम आपको बताए हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है, 2 होता है। और सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन होता है, 4 होता है। तो बोल रहा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल कितना होगा। तो 2 में 4 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर। 20 नंबर प्रश्न है कि किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है। तो आपको क्या करना है कि m के जगह पे आपको 1 रख के चेक कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए m के लगे 1 रखेंगे, m के पास 1 रखेंगे तो 1 और प्लस यहाँ पे 2। तो यहाँ पे 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 कौन सी संख्या है, विषम संख्या है। तो ये विषम संख्या का रूप हो जाएगा। अब हम यहाँ पे m के जगह पे 1 रखेंगे तो 2 गुणे m के जगह पे 1 प्लस 1, 2 एकम 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये भी विषम संख्या हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए 2 गुणे 1 गुणा करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। तो 2 कौन सी संख्या है, विषम संख्या है। तो यहाँ पे 2m क्या हो जाएगा, विषम संख्या का एक रूप हो जाएगा। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर।
21 नंबर प्रश्न है कि दो संख्याओं का गुणनफल 8670 है और उनका मौसा 17 है तो उनका लौसा होगा। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है और उनका मौसा 17 दिया है, तो बोल रहा है कि लौसा क्या होगा। तो वही यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लौसा और गुणे क्या होता है, मौसा होता है। इसे आपको याद रखना है। तो यहाँ पे देखिए दो संख्या अलग अलग नहीं दिया है बल्कि इनका गुणा करके दे दिया है, यानी दो संख्याओं का ये गुणनफल है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो ये दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना दिया हुआ है, तो 8670 दिया है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 8670 और लौसा आपको निकालना है, तो लौसा को आपको वैसे ही छोड़ देना है और मौसा कितना है, 17 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 17। अब आपको लौसा निकालना है, तो 17 इधर गुणा कर रहा है तो इधर आके क्या करेगा, भाग करेगा। भाग करने का अर्थ बट्टा के नीचे चला जाएगा, तो 8670 बटा यहाँ पे 17 और बराबर के उधर हमारा लौसा बचेगा। अब इसे कटाइए, 17 पचे कितना हो जाएगा, 85, एक गया यहाँ पे 17, 17 एकम 17 और यहाँ पे देखिए 17 एकम 17 और यहाँ पे बचा हमारा 0। तो यहाँ पे देखिए 510 निकल गया, यानी लौसा कितना निकल गया हमारा, 510 निकल गया। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है कि 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। यहाँ पे आपको बताना है कि 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो 96 का आपको अभाज्य गुणनखंड करना है। यहाँ पे 2 चौका 8, 2 आठे 16, 48 बार में कटेगा, फिर ये 24 बार में कटेगा, फिर ये 12 बार में कटेगा, फिर ये 2 से 6 बार में कटेगा, फिर 2 से 3 बार में कटेगा। तो यहाँ पे देखिए 2 कितना बार है, 1 2 3 4 5, यानी 2 के पावर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा और 3 एक है तो यहाँ पे लिख देंगे 3। तो यहाँ पे 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया, तो 2 के पावर 5 गुणे 3 हो गया। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से दो धनात्मक पूर्णांकों का निम्न में से किसे परिकलित करने का तकनीक है। यहाँ पे आपको बताना है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यानी a = BQ + R से हम क्या निकालते हैं। तो यहाँ पे देखिए मौसा निकालते हैं, HCF निकालते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और ये रहा आपके लिए होमवर्क प्रश्न, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि 0 कौन सी संख्या है। ए ऑप्शन है अपरिमेय संख्या, बी ऑप्शन है परिमेय संख्या, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब हम यहाँ पे आपको बताएंगे कि आप लोग ऑनलाइन टेस्ट कैसे दे सकते हैं। तो सभी के फ़ोन में होता है गूगल या क्रोम, तो आपको गूगल या क्रोम में से दोनों में से किसी एक को आपको ओपन कर लेना है। तो हम यहाँ पे क्रोम को ओपन कर लेते हैं। जैसे ही यहाँ पे आपका क्रोम ओपन होता है तो यहाँ पे देखिए एक सर्च बॉक्स दिखता है, इसमें आपको लिखना है आस्क क्लास। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ASK और फिर CLASS। हम यहाँ पे आस्क क्लास लिख के सर्च कर देंगे। जैसे ही सर्च करेंगे यहाँ पे देखिए आस्क क्लास लिखा हुआ आ गया, इस पे आपको क्लिक करना है और जैसे ही क्लिक कीजिएगा यहाँ पे टेस्ट दिखा रहा है तो यहाँ पे आपको टेस्ट पे क्लिक करना है। और यहाँ पे देखिए 17 मई है, यानी 17/5/2022 क्लास 10 संस्कृत का लाइव टेस्ट। और टेस्ट कब स्टार्ट होता है, तो रोज़ सुबह 7 बजे स्टार्ट होता है और कब तक रहता है, तो अगले दिन सुबह 7 बजे तक रहता है। तो दिन में आपको जब भी टाइम मिले आप लोग टेस्ट लगा सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको ऊपर वाले पे क्लिक करना है और जैसे ही क्लिक कीजिएगा आपको थोड़ा सा यहाँ पे नीचे आना है। यहाँ पे देखिए 78 बच्चों ने अभी तक टेस्ट दिए हैं, तो बस आपको स्टार्ट करना है और यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है। तो यहाँ पे आप लोग अपना नाम लिख दीजिएगा, हम यहाँ पे राम लिख देते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए पहला यहाँ पे देखिए 20 क्वेश्चन है, अगर आप लोग सही कीजिएगा तो ग्रीन हो जाएगा, अगर आप लोग गलत कीजिएगा तो रेड हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आग को देखकर कौन पलायन हो गए, तो धूर्त लोग आग को देखकर पलायन हो गए, तो ये सही हो जाएगा। अगर आप लोग गलत कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे हम आपको गलत करके दिखाते हैं। आलसियों का सुख देखकर कौन नकली आलसी बनने का कोशिश किए,
तो धूर्त लोग बनने का कोशिश किए, लेकिन हम यहाँ पे गलत कर रहे हैं, चोर पे लगा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए गलत हो गया और जो सही आंसर है वो आपको बताएगा। तो ऐसे ही आपको 20 क्वेश्चन का यहाँ पे टेस्ट देना है, लास्ट में ये आपको रिजल्ट बता देगा। उसके बाद अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है तो डाउनलोड पीडीएफ पे आप लोग क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे देखिए बहुत सारा पीडीएफ हम यहाँ पे अपलोड कर चुके हैं। तो बस यहाँ पे आपको डाउनलोड पे क्लिक करना है और आपका पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। अगर आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ना है, यानी जो पिछले साल परीक्षा में कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा गया है, अगर आपको पढ़ना है तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, यहाँ पे आप लोग देखिए मैट्रिक 10th क्वेश्चन बैंक। अगर आपको साइंस का देखना है तो साइंस पे क्लिक कीजिएगा और थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग नीचे आइएगा तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है क्लास 10 साइंस क्वेश्चन बैंक 2016 द्वितीय पाली में कैसा क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आपको क्लिक करके पढ़ना है तो यहाँ पे पढ़िए और यहाँ पे देखिए सब क्वेश्चन पूछा गया है। अगर इसका आंसर देखना है तो उत्तर पे बस आपको क्लिक करना है। जिसका भी आंसर देखना है बस आपको उत्तर पे क्लिक करके आपको पढ़ते रहना है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।